हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का नया टॉपिक। हमारे पास आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेम ऑफ द टॉपिक इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो एटम एंड मॉलिक्यूल हमारा चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर। वैसे हम मैटर के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि मैटर क्या होता था। ओके, अब ये देखिए, आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। सो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर आपके एटम्स हैं। क्या है बेटा? एटम्स है, ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट सब्सटेंस बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट एटम को जोड़ करके, बेटा ये स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल। क्या है ये स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ये छोटे से लेके बेटा बहुत बड़े हो सकते हैं। मतलब मिनिमम कोई मॉलिक्यूल कितना हो सकता है? एक एटम का। अब आप कहोगे सर एक एटम का मॉलिक्यूल, सर मॉलिक्यूल एक एटम का कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे हीलियम है ना। तो हीलियम बेटा अपने आप में ही बैलेंस्ड है, मतलब इसके अंदर किसी से कनेक्ट करने की इच्छा नहीं है, कंबाइन करने की इच्छा नहीं है। तो हीलियम खुद में एटम भी है और हीलियम खुद में क्या है? मॉलिक्यूल भी है। समझ गए ना? हीलियम खुद में क्या है? मॉलिक्यूल भी है। जहां भी आएगा He की फॉर्म में ही अकेला प्रेजेंट आएगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना। अब जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन में क्या है? H2 है। मतलब हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक एटम है, मतलब दो हाइड्रोजन मिल करके एक एटम को बनाते हैं। ये हाइड्रोजन पहला और ये हाइड्रोजन है दूसरा। अब जब दोनों मिल जाते हैं तो एक स्टेबल चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड, वो स्टेबल चीज जो बनती है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर हो गया? सो दैट इज कॉल्ड स्टेबल स्पीसीज। क्लियर हो गया? अगर आप अकेले हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो स्टेबल नहीं है, बट अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एंड इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट इज H2। क्या है? H2। तो ये डाइएटॉमिक है। ऐसे ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक बहुत सारे मॉलिक्यूल वाले भी बच्चों होते हैं ना। चलिए आइए देखते हैं। If somehow we could go on dividing matter, we will get a smaller and particle. Ultimately, we will get the smallest particle of the matter, which cannot be divided into the further. This smallest particle of the matter will be a atom. तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसको क्रश करते जाओ, पीसते जाओ, पीसते 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 एक समय आएगा कि आप उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकोगे, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एटम। उसको क्या बोलेंगे आप? एटम। द मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? जो कोई भी मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। आइदर या तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा या उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। लाइक आपके पास में नमक है NaCl, ठीक है ना। NaCl नमक का क्रिस्टल है ये। अब आप इस नमक के क्रिस्टल को क्रश कर दो, इसका पाउडर बना दो, इतना पतला इसको महीन कर दो कि अब ये और ज्यादा पिस ना सके। समझ गए? तो जब आप इसका छोटा सा, जैसे बॉडी पे लगाने वाला पाउडर होता है ना, उस सेब का एक छोटा सा दाना या उससे भी छोटा एक छोटा सा दाना उठाओगे तो ये जो एग्जिस्टेंस होगी बेटा, ये किस फॉर्म में होगी? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? तो लिखा हुआ है ऑल मैटर इज मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, दे मे बी एटम और मॉलिक्यूल। अब यदि गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड का जो पीस करोगे, गोल्ड को जो क्रश करोगे बेटा, तो आपके पास में गोल्ड को ब्रेक करने के बाद आपके पास में एटम आएगा। क्या आएगा बेटा? एटम। क्योंकि छोटा सा जो पार्ट निकलेगा वो एटम आएगा, क्योंकि गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस, ये देखिए गोल्ड है। गोल्ड को आपने क्रश कर दिया, ये देखो इतने बार क्रश किया, ये करते गए करते गए करते गए करते गए, ओ माय गॉड। देख रहे हो क्या हो रहा है? इतने सारे छोटे पार्टिकल में आ गया। ये क्या है बेटा? ये छोटा सा पार्टिकल जो है ना, ये भी गोल्ड ही देगा, है ना। यस, ये क्या देगा आपको? एक गोल्ड ही देगा, ठीक है ना। यस। सो इसके अंदर भी कई लाखों करोड़ों अरबों गोल्ड एटम होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? लाखों करोड़ों अरबों गोल्ड एटम। समझ गए? सो एटम की डेफिनेशन हो गई, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। समझ गए ना? और क्या है? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। बेटा ये पुरानी डेफिनेशन थी, बाद में एटम को भी डिवाइड कर दिया गया, बाद में एटम को भी डिवाइड कर दिया गया। लेट अस स्टडी बर्निंग रिएक्शन।
ऑन बर्निंग चारकोल इट लीव ऐश एट द एंड, वेदर डज द मैटर चारकोल गो। देखो भैया, अब मैटर की बात करते हैं कि मैटर गया कहाँ। आपने चारकोल यानी कोयले को जलाया, लकड़ी वाला कोयला, दैट इज कॉल्ड चारकोल। आपने इसको जलाया तो ये कहाँ चला गया? ये देखिए कुछ राख बन गया। क्या बन गया बेटा? राख बन गया। ओके, यस, इसको आपने जलाया तो कुछ राख बन गया। अब ये जो कन्वर्जन है, इसमें कई लॉज लगते हैं, समझ गए ना? इसमें कई लॉज लगते हैं। जैसे एक तो लॉ लगता है, आपने क्या ले लिया? आपने चारकोल ले लिया। देखो जरा, आपने क्या ले लिया बेटा? चारकोल। चारकोल को आपने बर्न किया तो आपके पास क्या मिल गया? आपको यहाँ पर ऐश मिल गई, राख मिल गई। क्या मिल गई? राख। दूसरा पता है आपको क्या? CO2 निकली होगी। क्या निकली होगी? CO2। समझ में आया? अब मैं मोटे तौर पे बात करूं बेटा, ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? केमिकल। एवरी बर्निंग प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि चारकोल गया कहाँ? तो लॉजिकली आपको तो कन्वर्ट समझ में आ गया होगा कि सर चारकोल जो है वो ऐश और CO2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। मगर इससे रिलेटेड कई सारे लॉज हैं और ये हमारे सारे के सारे होनहार साइंटिस्ट, इन लोगों ने कई सारे लॉज दिए। दिस क्वेश्चन एंड सेवरल अदर सिमिलर क्वेश्चन फैसिनेटेड साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन कई सालों तक इस इन साइंटिस्ट को फैसिनेट यानी अचंभित करते थे। ठीक है बच्चों? बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शन पजल्ड देम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। और इवन सबसे एक छोटी सी रिएक्शन कि आग लगने वाली, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती आपने 50 ग्राम की मोमबत्ती जलाई, जल करके केवल आपके पास लास्ट में उस मोमबत्ती से जो मोम पिघला वो मिला 20 ग्राम का। कितने ग्राम का मिला? तो एक छोटा बच्चा पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर ये बताइए 50 ग्राम का था, तो 50 ग्राम में 30 ग्राम गया कहाँ आखिर? किस फॉर्म में गया? कहाँ गया? समझ गए ना? तो ये सारे साइंटिस्टों ने ये सवाल सीखे, मतलब इनके मन में थे। बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शंस पजल देम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड इन लोगों ने कुछ लॉ दिए। सबसे पहला लॉ, लेवोशियर स्टडी कंबशन रिएक्शन इन डिटेल। लेवोशियर ने बहुत अच्छे से कंबशन रिएक्शन को पढ़ा, इसीलिए लेवोशियर ने जो लॉ दिया दैट इज दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोशियर। इनका पूरा नाम एंटोनी लेवोशियर था। ये देखिए एंटोनी लेवोशियर, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल दिया। समझ गए? हाँ तो ये देखिए, वॉज अ फ्रेंच नोबल मैन। okay, he was able to find masses of reactant and product accurately irrespective of their physical state। ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये क्या है? ही वॉज एबल, इनके अंदर क्षमता थी कि ये रिएक्टेंट का मास, मतलब जो रिएक्शन के बिफोर में जो दिया गया है उसका मास, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका मास ये निकाल सकते थे, चाहे उनकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। मतलब इनका अच्छा सेटअप था कि सब गैस भी फाइंड कर लेते थे मास। ही मेड मैनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री एंड सम कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा केमिकल रिएक्शन का एक बहुत फंडामेंटल लॉ जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है? हाँ, अब देखिए इस लॉ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द चेंज इन द मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर, केमिकल फ्लास्क, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, रबर कॉक, स्प्रिंग बैलेंस, रॉबर्ट स्टैंड एंड थ्रेड। बेटा ये सारी चीजें हमने रख ली, चलो अपने पास। हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास बेरियम क्लोराइड एक प्रकार का सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, डिस्टिल्ड वाटर इनका एक्वा सोल्यूशन बनाने के लिए, कॉनिकल फ्लास्क आप जानते हैं, टेस्ट ट्यूब भी जानते हैं, रबर कॉर्क, स्प्रिंग बैलेंस एंड रॉबर्ट स्टैंड अभी देख लीजिएगा, और थ्रेड एक धागा है ना? चलिए आइए देखते हैं। प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड बाय डिसॉल्विंग बेरियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर इन 250 ml कॉनिकल फ्लास्क। ये देखो बेरियम क्लोराइड एक सफेद कलर का पाउडर होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों BaCl2। समझ में आया? BaCl2। बातों बातों में बता दूं, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो बेटा 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड है। और आपने क्या किया बेटा? ये कोनिकल फ्लास्क ले लिया और इसमें आपने ये बेरियम क्लोराइड घोल दिया, डाल दिया सबसे पहले, है ना? अब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो क्या करोगे? इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। ये भाई साहब डिस्टिल्ड वाटर 100 ml सोल्यूशन बना लिया। ठीक है ना? यस। तो फर्स्ट काम ये किया अपन ने भाई। सेकंड कहाँ है? जो थर्ड आ गया सीधे, कोई बात नहीं।
टेक सम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द अबव प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। अब हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। ले लिया। ये देखिए यहाँ पे हमने 4 ml का सोल्यूशन ले लिया है। प्रिपेयर द सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग सोडियम सल्फेट वाटर इन अनदर कोनिकल फ्लास्क। एक अलग से कोनिकल फ्लास्क ले लो। ये बेटा सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। समझ में आ गया। ये सोडियम सल्फेट है। इसको अलग से लेकर के हमने इसमें डाला और हमने फिर से इसमें पानी मिलाया और डिस्टिल्ड वाटर में इसका सोल्यूशन बना लिया। ये बना लिया हमने। हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोडियम सल्फेट केयरफुली विदाउट मिक्सिंग द सोल्यूशन क्लोज टू द फ्लास्क विद अ कॉर्क। एक्चुअली क्या करना हमको, सबसे पहले देखा हमने बेरियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब बनाई ना, तो हमने बेरियम क्लोराइड इसमें लटका दिया। जो टेस्ट ट्यूब है बेरियम क्लोराइड का कोनिकल फ्लास्क हमने इसमें लटका दिया। ले लिया बेटा। ये बेरियम क्लोराइड का कोनिकल फ्लास्क हमने इसमें से लटकाया और इसमें से हमने, हाँ, हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। हाँ, इसमें पहले लटका है कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन केयरफुली विदाउट मिक्सिंग इन द सोल्यूशन क्लोज द फ्लास्क विद अ कॉर्क। यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है इस तरीके से लेना है कि ये इसमें मिक्स ना हो। समझ गए। और ऊपर से कॉर्क लगा देना। क्या लगा देना ऊपर से? कॉर्क। अब आपके पास देखिए दो चीजें हैं बेटा। ये स्टैंड जो होता है इसको रॉबर्ट रेट्रोट स्टैंड बोलते हैं ना। वेट द फ्लास्क विद इट कंटेंट्स केयरफुली। अब इन दोनों का वेट मेजर कर लो तो बेटा यहाँ पे देखो इसका कुछ ना कुछ वेट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब इस वेट के अंदर दो चीज का वेट है। एक किसका? सोडियम सल्फेट का है कि नहीं है, और बेरियम क्लोराइड का है कि नहीं है। अभी तक रिएक्शन नहीं हुई है, अभी तक ये रिएक्शन नहीं हुई है। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ टिल्ट एंड स्विर्ल द फ्लास्क। अब क्या करना है आपको बेटा, यहाँ पर ये जो आपके पास में फ्लास्क था, टिल्ट एंड स्विर्ल द फ्लास्क, ये देखो इसको इसके नीचे ले गए और उसको मिला दिया। समझ गए? मतलब कुल मिला के बेरियम क्लोराइड इसके अंदर आ जाए या सोडियम सल्फेट इसके अंदर गिर जाए। क्लियर हो गया? हाँ। और सोल्यूशन को मिक्स हो जान दिया हमने। सोल्यूशन को क्या हो जान दिया? मिक्स हो जान दिया। बेटा देखो पहले ये सोल्यूशन मिक्स होता गया इस तरीके से, और ये जैसे ही बेटा सोल्यूशन मिक्स होगा, नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द टू सोल्यूशन मिक्स। दोनों सोल्यूशन मिक्स हो गए। वेट द फ्लास्क अगेन यूजिंग द सेम स्प्रिंग बैलेंस। अब सेम स्प्रिंग बैलेंस से आप इसका वेट मेजर करो। समझ गए? पहले आपने बिना मिक्सिंग के मेजर किया था, अब मिक्स हो चुका है, मतलब केमिकल रिएक्शन मिक्स हो चुकी है। आप मिक्स करो। मिक्स होने के बाद इसका वेट देखो। आप क्या देखोगे? वेट ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट्स बिफोर मिक्सिंग। मतलब फ्लास्क और इसके अंदर जो सारा मसाला है उसका वेट जितना मिक्स होने के पहले था उतना ही उसका वेट क्या है मिक्स होने के बाद में है। ये सुनो, मतलब केमिकल रिएक्शन से सब्सटेंस के मास में उनके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? बैरियम क्लोराइड जब भी सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। और सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। इस तरीके से देखिए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन जाएगा बेटा रिएक्ट होने के बाद BaSO4 और प्लस NaCl। बेटा ये नीचे की ओर बना हुआ है एरो, मतलब ये प्रेसिपिटेट है। क्लियर हो गया? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्लियर? तो समझ में क्या आया हमें कि जितना वेट हमारा रिएक्टेंट का था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? अब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द mass remains same before and after in chemical reaction, therefore mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction। तो इस तरीके से लेवोशियर का एक्सपेरिमेंट शो करता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। क्लियर? इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज ऑलवेज, यस, रिएक्शन के पहले जितना मास होगा सब्सटेंसेस का उतना ही मास बाद में होगा। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटन एज, इस तरीके से बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट सोल्यूशन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट का, और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में रह जाएगा। इन द अबव एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। मास ऑफ बेरियम क्लोराइड जो आपने लिया था बेटा वो 20.8 ग्राम था। सोडियम सल्फेट आप सपोज कर लो, मान लो 14.2 ग्राम। अब रिएक्शन होने के बाद में मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो होगा 23.3 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड जो बनेगा 11.7 ग्राम। ठीक है ना? तो आपने लिए क्या थे? आपने लिए ये दो थे। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है बेटा है।
आप ज्यादा कम भी कर सकते हो। एंड ये जो हैं ये बने हुए हैं, समझ गए ना? हाँ, ये बने हुए हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देखिए दोनों सेम आएंगे। देखिए 8 2 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10, एक आ गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 3। मतलब इसका जो वेट है टोटल लेफ्ट साइड का कितना है, 35.0 ग्राम, 35.0 ग्राम। अब राइट साइड का वेट देख लो, 7 3 10, 3 और 1 4, फिर से यहाँ पे भी आ गया कितना, 35.0 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब इस तरफ का जो वेट बन रहा है दैट इज ऑल्सो 35.0 ग्राम। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दिस केस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर द रिएक्टेंट्स, जो कि मैंने बताया, और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट थे। सिंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 35 ग्राम इन दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, देयरफॉर द गिवन डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ गया बच्चों समझ में? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की फाइनल डेफिनेशन। लेवशियर कैरिड आउट द बर्निंग of charcoal in the close apparatus and found no change in mass. लेवशियर ने बर्निंग कराई एक क्लोज apparatus में, उसने देखा कि जलने के पहले और जलने के बाद में मास में कोई चेंज नहीं आया। एंटोनी लेवशियर ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 100 की सीधी एक बात जो आपके एग्जाम में आता है, इट स्टेट दैट मास कैन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? More simply, the mass of the product is equal to the mass of the reactant in any chemical reaction. Clear हो गया बच्चों? Done? Okay. चलिए तो बच्चों अब न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉज। सबसे पहला देखिए 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर। तो हो क्या रहा है बच्चों, 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, क्योंकि इस लेवल पे अगर आपको रिएक्शन बनाते नहीं भी बनती है तो आप लोग सीधे यहाँ पे कोड फॉर्मूला आप लेकर के कर सकते हो, है ना। जैसे कोड फॉर्मूला का मतलब है कॉपर सल्फेट, ऐसे लिख लो, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। अगर फॉर्मूला बनाते बनता तो अच्छी बात है, अगले चैप्टर में बन जाएगा आप लोग को, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए कितना दिया आपको, 15.9, ये दिया है 15.9 और ये दिया है 10.6। क्लियर है? और ये मिल करके रिएक्ट टुगेदर टू गिव 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे मिलता है सोडियम सल्फेट, ओके, 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 12.3 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट कितना है, 12.3। तो कह रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड। इसमें से कौन सा लॉ, अब एक ही तो पढ़ा है भाई अपन ने, बट कौन सा लॉ। तो देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिए तो भैया 9 और 6 15, 3 और 2 5, है ना, मतलब यूनिट प्लेस तो सेम हो गया। अब इसके बाद में यदि आप देखिए रिएक्शन के हिसाब से देखिए, यदि रिएक्शन में फॉर्मूले आपको याद है तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, फिर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 एंड कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3। ठीक है, तो ये देखिए यदि रिएक्शन देखें तो यहाँ पे टोटल का वेट 26.5 है और इधर भी कितना आ रहा है, 26.5। बताइए इसको देख करके कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, हेंस द अबव रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड is added 112 gram of calcium oxide. The product form is 200 gram of calcium carbonate. Calculate the mass of the carbon dioxide. Use which law of chemical combination govern your answer. भाई देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है 112 ग्राम, किसके साथ मिल रही है, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। मतलब कि CO2 जो है, CO2 और प्लस CaO, एक तरीके से ये बनेगा, CO2 प्लस CaO जो है मिल करके बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ CaO इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 आ जाएगा। तो CO2 का मास आपको फाइंड करना है, CO आपको पता है दैट इज इक्वल टू 200। तो CO2 का मास कितना हो जाएगा, 200 माइनस 112 दैट इज इक्वल टू 88 ग्राम। क्लियर है ना? सो विच लॉ कह रहा है कि विच लॉ, भाई ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि सारी केमिकल रिएक्शन में लगता है। सेकंड आता है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत मस्त लॉ है बेटा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए इस लॉ को किसने दिया, इस लॉ को दिया प्राउस्ट ने 1779 में, मतलब बहुत पहले का लॉ है ये, है ना। क्लियर हो गया? प्राउस्ट, है ना, इट इज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779।
द केमिकल, इसमें क्या ही एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास। देखो इसका मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ का मतलब क्या है, इसी इसी यहीं पे समझ लो बेटा। जैसे मान लो बेटा आप पानी लेकर के आ रहे हो H2O, है ना, H2O। बेटा आप कहीं कभी पानी ले लो H2O, अब देखो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 1 AMU। हाइड्रोजन का मास देखिए पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, 1 AMU। सबसे ऊपर हाइड्रोजन है बेटा, लेफ्ट में टॉप मोस्ट में, है ना। हाँ मास देखा आप लोगों ने। हाँ तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है बेटा, 1 AMU। तो यहाँ पे दो एटम है तो मास कितना हो गया, 2 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट जो है आपके पास में कितना हो गया, 2 AMU। क्लियर हो गया। एंड देन इसके बाद में आपके पास में यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक यूनिट का मास देखो बेटा होता है 16 AMU। कितना होता है ऑक्सीजन की एक यूनिट का मास। AMU से AMU कैंसिल कर दो क्योंकि मास का रेशियो निकाला है, 2 8 जा 16। मतलब बेटा पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8। 1:8। अब आप चाहे इंडिया का पानी ले लो, चाहे पाकिस्तान का पानी, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी पानी ले लो, डजेंट मैटर आप सैंपल कहाँ का ले रहे हैं, अगर वो पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1:8 ही मिलेगा। यही बताया था किसने, प्राउस्ट ने। समझ गए। तो क्या लिखा, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाई देयर मास। समझ में आ गया। सेम एलिमेंट जो होते हैं कंबाइन होते हैं सेम प्रोपोर्शन बाई देयर मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, according to the law of constant proportion, a chemical compound always consists of the same element combined together in same proportion by mass। जो भी केमिकल कंपाउंड होता है वो सेम एलिमेंट को उनके मास के सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में आपको रखेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ आपने आइस वाटर ले लिया, यहाँ पे आपने रिवर वाटर ले लिया, यहाँ पे आपने सी वाटर ले लिया। मैंने कहा डजंट मैटर आपका पानी कहाँ से आ रहा है। समझ में आ गया। अगर पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। इवन मंगल ग्रह में भी अगर आपकी पानी की खोज हो गई तो वहां भी जो पानी मिलेगा वो 1:8 में ही होगा। समझ में आ गया। हाँ क्लियर हो गया। मतलब कि इससे एक चीज क्या समझ में आ रही है, इससे ये समझ में आ रही है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो बाई फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास से ही बनता है। समझ गए ना। मतलब कंपाउंड अपने इकलौतेपन को यानी अपनी यूनिकनेस को संभाल के चलता है। समझ गए ना। अगर H2O है तो पानी है, आप पी सकते हो। अगर O की जगह थोड़ा सा चेंज हो गया, ऑक्सीजन का मास बढ़ गया हल्का सा, या एक की जगह दो हो गए, डेढ़ तो हो नहीं सकते हैं, तो कंपाउंड बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड बदल जाएगा। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा ये एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है, मतलब कि छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना। घाव वगैरह की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। यस। सो याद रखिएगा, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट। पहली चीज, सेम एलिमेंट एक कंपाउंड होता है, सेम एलिमेंट में जो रेशियो होता है टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास। मतलब जो सेम एलिमेंट का जो रेशियो होगा बाई मास वो हमेशा फिक्स होगा। हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। डजंट मैटर आप कहाँ से सैंपल को प्राप्त करते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरा, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास 1/8। क्लियर हुआ। जो प्रोपोर्शन ऑफ मास होगा वो कितना होगा, 1/8। ओके। हाँ या हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। क्लियर हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये देखिए। इफ वी डिकम्पोज 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, then 11 gram of hydrogen and 89 gram of oxygen are obtained। देखो भाई, ये यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आप क्या कर रहे हो, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने दो ट्यूब में पानी भर लिया और आपने बैटरी लगा दी। तो जैसे ही कैथोड और एनोड आप दोगे बच्चों, तो यहाँ पर एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के पास ऑक्सीजन चली जाएगी और कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और ये हाइड्रोजन के बबल बनेंगे, ये ऑक्सीजन के बबल बनेंगे। अब ये देखो, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन का बुलबुला ज्यादा है और ऑक्सीजन का जो बुलबुला है वो क्या है, कम है। क्लियर हो गया। हाँ देखिए, इफ वी डिकम्पोज 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर
by passing electricity, then 11 gram of hydrogen and 89 gram of oxygen are obtained. समझ गए? अभी आपने देखा बाई मास, बाई मास जो आपने रेशियो निकाला था, किसका निकाला था? इसमें वाटर में हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का क्या था? 1:8, 1:8 था। क्या था? 1:8 था कि नहीं था? हाँ, यहाँ पे जो आपने निकाला था 1:8 था। तो नियरली देखिए यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन के, यहाँ पे 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि 11 और अपॉन में कितना 89, तो 11 8 जा 88 होता है, तो रफली वही आ रहा है। रफली क्या आ रहा है? वही आ रहा है। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, ये डबल क्यों भर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका इसका रिलेशन वॉल्यूम से है। इसका रिलेशन क्या है? वॉल्यूम से। आप वैसे तो कहोगे सर हाइड्रोजन तो कम बनती है, फिर ये ज्यादा क्यों भरा हुआ है ना? तो हाइड्रोजन कम बनेगी, मगर बच्चों जो रिएक्शन होती है ना वो इस तरीके की होती है। ये यहाँ पे लिखने की जगह मिल गई मुझे। 2H2O, आपने यहाँ पे पानी को तोड़ा, बोलो यस और नो। तो देखिए 2H2 और प्लस कितना O2, ये रिएक्शन होती है। मतलब दो वॉल्यूम, दो मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं? हाइड्रोजन के। और वन वॉल्यूम किसका बन रहा है? ऑक्सीजन का। तो बेटा डबल वॉल्यूम है, मतलब इसका जो वॉल्यूम आएगा ना जस्ट क्या आएगा? डबल आएगा, 2 टाइम्स आएगा। समझ में आ गया? मतलब यदि ऑक्सीजन आपको यहाँ पे 1 लीटर मिलेगी तो हाइड्रोजन कितने लीटर मिलेगी? 2 लीटर। इसके मास पे मत जाइए, समझ गया ना? हाँ। Now, if we repeat this experiment by taking pure water from different sources like river, sea, well, etc., the same mass of hydrogen and oxygen will be obtained in each case. समझ गए? क्लियर हो गया? This experiment shows that the water always consists of same two element hydrogen and oxygen combined together in same constant proportion, that is 11 is to 89. Roughly it is 1/8 mass by mass ratio. Clear? Okay, calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. अच्छी बात है. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide is formed. Which law of chemical combination will use you will use in solving this problem? The problem is solved by the law of conservation of mass. Simple है बेटा, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट देखो, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द रिएक्टेंट, वेर एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स। चलो देख लो इसका मैं किस तरीके से करेंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये हम कर चुके बेटा, है ना? तो देखो बेटा इस तरीके से 5.6 प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये इतना आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 4.4 ग्राम। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं एटम के अंदर। एटम की डिस्कवरी के बारे में या कुछ लोगों ने, जैसे हमने पढ़ा कि व्हाट इज मैटर। मैटर तो देख लिया था, एनीथिंग दैट हैविंग सम मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और अगर आप मैटर को बहुत इन्फिनाइटली आप उसको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक स्टेट आएगी कि आप स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल में आ जाएंगे, जिससे ज्यादा आप और तोड़ नहीं सकते। यस और नो? उसको बोला गया कि दैट इज एटम। अब एटम के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने काम किया। तो सबसे पहले काम किया भैया डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी, है ना, वो क्या थी? ये डाल्टन के कुछ थ्योरी के रूल्स हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको कहते हैं। और क्या लिखा? सिंबल्स, सिंबल्स बाद में आएंगे। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन ने बताया ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम। जितने भी मैटर हैं दुनिया में वो सबके सब किससे मिलकर के बने हैं? एटम से मिलकर के बने। ये बात सही है। द एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। क्यों बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक? क्योंकि बेटा तुम जो भी चीज तोड़ोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। मतलब ये चीज छोटे छोटे एटम से तो मिलके बनी है। मतलब एटम क्या हो जाएंगे? इसके बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ। सो दीज एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द मैटर अराउंड अस। दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक एटम्स हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये चीज बड़ी काम की है बेटा। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम नियरली ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? H2। क्या बनाते हैं? H2। एटम बेटा आपस में कंबाइन होकर के, क्या होकर के? कंबाइन। कैसे कंबाइन? केमिकली। कैसे कंबाइन? केमिकली। अच्छा, केमिकली कंबाइन क्यों होंगे? क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे। क्या होंगे ये? अनस्टेबल। समझ में आ गया? तो एटम नियरली अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल एटम मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना? और वो मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है। डिफरेंट अगर एटम्स होंगे तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये लो भाई, क्या दिक्कत है? ये दोनों कंबाइन हो गए और क्या बना दिया? HCl। तो ये कंपाउंड ही तो है कि नहीं है?
गलत। कंपाउंड फिजिकली नहीं बनते हैं भाई, कंपाउंड कल हमने पढ़ाया था बाई केमिकली, मिक्सचर फिजिकली बनते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो बताओ केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम या मॉलिक्यूल? एटम, समझ गए ना? जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एटम की प्रोसेस, एटम के कारण होती है। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मेजर इन नैनोमीटर, कितने होती है? नैनोमीटर। एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। atomic exist combination with the हम्म, atomic exist combination with the atom of same element or another element। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एटम होना चाहिए। एटम एग्जिस्ट कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट। ये एक्चुअली बेटा एटम जो होते हैं कंबाइन करते हैं तो या तो वो खुद के साथ कंबाइन कर सकते हैं, मान लो कोई एटम है जेड, तो या तो वो खुद के साथ कंबाइन करेगा या दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर खुद के साथ कंबाइन करेगा तो वो एलिमेंटल फॉर्म में अपना मॉलिक्यूल बनाएगा, अगर दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो कंपाउंड फॉर्म में अपना मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है ना? हाँ। यस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एट ऑल, क्योंकि सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन होता है, तो सबसे छोटा एटम क्या रहेगा? हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? सिंबल फॉर सम एलिमेंट, आइए द सिंबल ऑफ एलिमेंट मींस द सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट बिकॉज एटम एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, क्योंकि जो भी एलिमेंट हैं वो किससे मिलके बने होंगे, उनके अंदर एटम होंगे। लाइक गोल्ड, गोल्ड इज अ एलिमेंट, गोल्ड इज अ एलिमेंट। तो गोल्ड की पहचान किससे है? उसके एटम से है। भाई जो गोल्ड का नाम पड़ेगा वही उसके एटम का नाम पड़ेगा। लाइक हमारी छोटा सा घर है, हमारा घर है, हमारा घर किससे मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है। ये सुनो, तो जो प्रॉपर्टी ईंट की होगी वही प्रॉपर्टी हमारे पूरे के पूरे घर की होगी। होगी कि नहीं होगी? ये सुनो, तो इसलिए यहाँ पर we will first discuss the Dalton symbol of element and then modern symbol of element। तो सबसे पहले डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने सिंबल दिए। ये देखिए, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन ने अपने अपने सिंबल कुछ बना करके दिए, समझ गए ना? पहले बहुत ज्यादा नहीं थे, 8 10 15 थे। तो उनके हाइड्रोजन का ये सिंबल था, कार्बन का ये सिंबल था, ऑक्सीजन का ये था, फास्फोरस का ये था, सल्फर का ये था, आयरन का ये था, कॉपर का ये, लेड का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिना का एंड मरकरी का। भाई साहब ये थे सिंबल डाल्टन के। डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। भाई साहब आप मेरे को ही कह दो इसको याद करने के लिए, मेरे को बहुत दिक्कत लगेगी। देखना, सल्फर, फास्फोरस, यार फास्फोरस का साइन तो मेरे को बीएमडब्ल्यू का लग रहा है। बीएमडब्ल्यू कौन सी गाड़ी होती है ना? बीएमडब्ल्यू का ही है ना ये साइन तो, हाँ, है ना? तो सल्फर, मर्सिडीज, मर्सिडीज बेंज का साइन है, यस, है ना? तो भैया ये इतने खतरनाक इनके साइन है ना? तो डाल्टन सिंबल्स फॉर एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। ये सिंबल इनकन्वीनियंट थे ना? अच्छा, सिंबल से मेरे को एक याद आई भाई, ये बताओ युवराज, ये किसका सिंबल है भाई? ये कौन सी गाड़ी का सिंबल है? ये, हाँ ये चार होते हैं, मैंने ही गलत बनाया, बिल्कुल सी बात है। ये ऑडी का सिंबल है। किसका सिंबल है? ऑडी का। चलिए खैर, तो अब बात करते हैं आगे। दे आर नॉट एट ऑल, नॉट यूज एट ऑल, इनका यूज नहीं किया गया। जैसे मैंने पसंद नहीं किया, वैसे उस समय के लोगों ने भी इनको पसंद नहीं किया, है ना? बोले चलो यार कुछ दूसरा बताओ यार, अच्छा नहीं लग रहा है। द सिंबल, अब फिर आते हैं मॉडर्न सिंबल। क्या आते हैं? मॉडर्न सिंबल। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड द अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। तो भैया कुछ पे तो इंग्लिश इन्फ्लुएंस रहा, कुछ पे लैटिन इन्फ्लुएंस रहा, समझ गया ना? मतलब जो जहां पर पॉपुलर थे या जो जहां पर खोजे गए उसके हिसाब से। जैसे फर्स्ट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इंग्लिश इन्फ्लुएंस रहा एच का। ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। देयर आर हाउएवर सम एलिमेंट whose नेम्स बिगिन विद द सेम लेटर, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर। भैया देख लो, अब जहां पर सारे, जहां पे एक एलिमेंट मतलब नाम ही अलग था, हाइड्रोजन में एच, कोई दूसरा है नहीं, बोलो यस और नो, तो वहां पे तो एच दे दिया गया, ऑक्सीजन का ओ दे दिया गया। मगर अब कोई रिपीट हो रहे थे, तो रिपीट के लिए क्या किया गया? रिपीटेशन की प्रॉब्लम के लिए एक लेटर कैपिटल पहला वाला ले लिया गया और कोई अनादर लेटर ले लिया गया। समझ में आ गया? चलिए देखिए, इन सच केस वन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन वन लेटर सिंबल। देखिए कार्बन है ना, इन सच केस वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया। लाइक एस से भी शुरू होने वाले कई हैं, है ना? मगर सल्फर का नाम दे दिया गया एस। क्या नाम दे दिया गया? एस। ये फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कार्बन बस को मिल गया, बाकी के लिए भाई साहब, बट अदर एलिमेंट आर गिवन टू लेटर सिंबल। ये देखो भैया, कैल्शियम के लिए क्या है? सी ए। क्या है कैल्शियम के लिए? सी ए। एक पहला लेटर है, दूसरा सेकेंड लेटर, सी ए। ठीक है ना? प्लीज नोट दैट दिस अनदर लेटर मे नॉट बी द सेकेंड लेटर। याद रखना कि कोई दूसरा हो, जरूरी नहीं कि सेकेंड होगा।
जरूरी नहीं है। जैसे क्लोरीन में भाई साहब होना था CH, क्योंकि क्लोरीन का नाम देखें आप, क्लोरीन में CH आता है, मगर क्लोरीन में Cl है। क्या है बेटा? Cl, मतलब कुछ भी हो सकता था, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ठीक ना। द टू लेटर्स आर द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, द टू लेटर्स आर द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, समझ गए ना, ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम, नेम ऑफ द एलिमेंट। समझ में आ गया बेटा? यस। ये देखो कॉपर का, तो कॉपर की स्पेलिंग COPPER होती है ना। कॉपर में आप कहोगे सर COPPER में सर CU आ रहा है, यहाँ पे O तो है नहीं कहीं पर, P भी नहीं है, E भी नहीं है, R भी नहीं है, तो सर ये कहाँ से आ गया? अरे भैया ये जो डेवलप हुआ है ना, ये कॉपर के लैटिन लैटिन नेम से हुआ है, क्योंकि ये जो कॉपर है बेटा ये इंग्लिश नेम है। क्या है? कॉपर। और इसका जो लैटिन नेम है ना, लैटिन नेम है दैट इज क्यूप्रम, दैट इज क्यूप्रम। समझ में आ गया बेटा? दैट इज क्यूप्रम, ठीक है ना। तो एक्चुअली इंग्लिश के दो पार्ट हैं, इंग्लिश के भी क्या है? दो पार्ट हैं। एक जो लैटिन इंग्लिश बोली जाती है, वहां पे भी बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, है ना। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका के दो पार्ट है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, तो आई थिंक शायद साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं, है ना। तो वहाँ दूसरे टाइप की इंग्लिश बोली जाती है इस वजह से। सो द टू लेटर आर द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर इन इंग्लिश नेम और लैटिन नेम इन द एलिमेंट। बोलो क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं एलिमेंट एंड देयर सिंबल। कुछ एलिमेंट के सिंबल तो आपने देख लिए थे। अ मॉडर्न सिंबल, इट इज यूज्ड टू नोटेड दैट टू लेटर सिंबल ऑफ द फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर बट द सेकेंड लेटर इज द स्मॉल लेटर। आइए ब्रॉड सेंस में बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की। ये लो भाई साहब, ये सारे सिंबल्स आपको बनने चाहिए। यस, यस। देखिए हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सिंबल क्या है? H। हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S। बच्चों बता दूं मैं, फॉस्फोरस और सल्फर दोनों ही नॉन मेटल हैं। क्या है? दोनों नॉन मेटल। क्लियर हो गया? और जितनी गैसेस हैं सबकी सब क्या है? मेटल हैं। क्या है? सबकी सब मेटल है। बेटा सिलिकॉन जो आता है वो आता है मेटलॉइड में। किस में आता है? मेटलॉइड में, मतलब पार्शियली ये मेटल है, पार्शियली ये नॉन मेटल है। क्लियर हो गया? यस। और देखिए कुछ और एलिमेंट्स के सिंबल देख लीजिए जो बहुत कॉमनली यूज हैं। हाँ, क्लोरीन का सिंबल Cl, आर्गन गैस होती है Ar, कैल्शियम एक मेटल है Ca, मैग्नीज Mn, निकल Ni, जिंक मेटल है Zn, ब्रोमाइन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, आयोडीन का I, बेरियम का Ba एंड कोबाल्ट का Co और यूरेनियम का U। क्लियर हो गया? नहीं Ur नहीं बेटा, U है ओनली। यूरेनियम का क्या है? केवल U है। In our study of chemistry, we use English names of the element, so we not familiar with the Latin names of the element, इसलिए हम लोग को ज्यादा लैटिन नेम पता नहीं है। समझ गया ना? तो अब यहाँ पर अभी जो आपने देखे सारे के सारे देखे आपने कि इनके खुद के इंग्लिश नेम से बने। अब आइए देखते हैं कि कुछ सिंबल जो हैं कुछ कंफ्यूजन, most of the confusion therefore arises in the symbol derived from the Latin name of the element। अब जो लैटिन वाले हैं जिनका ओरिजिन लैटिन है वो हमको दिक्कत करते हैं। लाइक सोडियम, लाइक क्या आएगा बेटा? सोडियम। ये देखो भैया सोडियम, अब सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या होता है? Na। क्यों? क्योंकि इसका जो बनने का जो काम हुआ ना वो इसके लैटिन नेम से हुआ। इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। तो इसका फर्स्ट वर्ड होता है Na। क्लियर? देन पोटेशियम का फर्स्ट इसका नाम है केलियम। आयरन का क्या है? फेरम। कॉपर का क्यूप्रम, सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम, मरकरी का हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम, इसलिए इसका सिंबल होता है Hg। क्या होता है? लेड का होता है प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। और टिन का होता है स्टेनम। क्या होता है? टिन का स्टेनम। दैट्स वाई बच्चों ये इनके सिंबल हैं। तो थोड़े ये लैटिन वाले याद रखना जिनकी ओरिजिन लैटिन है। समझ गए ना? ये प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? लैटिन नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। चलिए आइए देखते हैं ये लैटिन नेम वाले हम बता देते हैं आप एक बार आपको फिर से। ये देखिए भाई साहब, सोडियम का नेट्रियम Na, सिल्वर का Ag, टंगस्टन का नाम तो देखो भाई, वोल्फ्रैम। क्या है? वोल्फ्रैम। और सिंबल है W। सिंबल क्या है? W। ठीक है ना। टंगस्टन का सिंबल है W। क्लियर है ना? जानते हो आप लोग बेटा केमिस्ट्री में टंगस्टन एक है जिसका W है, एक Y है। Y देखना बेटा 39 नंबर पे, आई थिंक सो 39 पे, या ये ट्रियम Y, ये देखिए ये ट्रियम बैठा हुआ है Y पे। ओके, यस। और W नीचे देखिए टंगस्टन बैठा हुआ है उसी के जस्ट ऊपर जाओ बेटा। हाँ नीचे आओ, और नीचे, हाँ इस लाइन पे देखो राइट साइड वन, हाँ बस निकाल दिया टंगस्टन। पीछे 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 रुक जाओ, ये देखिए टंगस्टन है। क्या है ये?
टंगस्टन। तो बच्चों ये यहाँ पे मैं ये जो समझा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल लेके समझा रहा हूँ, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल देखिएगा। पोटेशियम का कैलियम, कॉपर का क्यूप्रम Cu, गोल्ड का ऑरम Au, आयरन का फेरम Fe, लेड का प्लम्बम Pb एंड मरकरी का हाइड्रागायरम Hg। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं एटॉमिसिटी। अब किसकी बात करते हैं? एटॉमिसिटी। सम एलिमेंट आर नेम बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। एटॉमिसिटी। चलिए, interesting fact about some element are named based on their property. Example, the Latin word uh, for water is hydro. Yes, Latin word for water is hydro. So the element that combined with oxygen to give water is called hydrogen. समझ गए? So the element that combined with oxygen टू गिव वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो बेटा एक्चुअली ये पानी का जो हाइड्रोजन वर्ड से बन गया है, हाइड्रो वर्ड से बन गया हाइड्रोजन। हाइड्रो वर्ड से क्या बन गया? हाइड्रोजन। एक्चुअली वाटर सबसे पहले था, पहले पहले पानी खोजा गया, हाइड्रोजन की खोज तो बाद में हुई ना। पानी तो बेटा इंसान के जन्म जन्म के पहले से ही था, क्योंकि इंसान बिना पानी के मर जाता। तो लैटिन लैंग्वेज में पानी का नाम क्या था? हाइड्रो था। समझ गए? और बाद में जब हाइड्रोजन की खोज हुई तो उसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाँ, एट वन टाइम पीपल बिलीव दैट एनी सबस्टांस दैट कंटेन्ड ऑक्सीजन वुड बी एसिडिक इन नेचर। बहुत लोग ये समझते थे कि जो भी चीज में ऑक्सीजन है, जो भी चीज में ऑक्सीजन है उस वो एसिडिक होगा। क्या होगा? वो एसिडिक होगा। और लैटिन में एसिड को बोलते हैं ऑक्सी, लैटिन में एसिड को बोलते हैं ऑक्सी। हेंस द गैस वाज कॉल्ड ऑक्सीजन। इसलिए ये जो हवा है इसको क्या बोला गया? ऑक्सीजन बोला गया, क्योंकि एसिड का मतलब ऑक्सी होता था, तो एसिड से पैदा होने वाला ऑक्सीजन, समझ गए, उन लोगों ने ऑक्सीजन रख दिया। प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द नेमिंग। बेटा सही बात है, डिस्कवर कोई चीज कहाँ पे हुई है ना। लाइक देखो, द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन। सन के अंदर पहली बार डिस्कवर किया गया कौन सी गैस को? हीलियम को। किसको? हीलियम को। और ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक नेम्ड द सन फॉर हीलियो। ग्रीक लोग जो सन को हीलियो बोलते थे, इसलिए सन से बनने वाली गैस का नाम क्या बन दिया गया? हीलियम। क्या बन गया? हीलियम। समटाइम्स एलिमेंट वर नेम्ड टू द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। सही बात है, कुछ लोग कुछ एलिमेंट जो है जिन साइंटिस्टों ने उन्हें खोजा उनके ऑनर में रखा गया, या उनके नाम में भी रख दिया, भले ही उन्होंने खोजा। लाइक आइंस्टीनियम, है ना, फेर्मी फेर्मियम, रदरफोर्डियम एंड मेंडलीवियम, ये एलिमेंट जो हैं साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एटॉमिसिटी की बात करते हैं बच्चों। ओहो, ये दिख गया बच्चों, ये हमारा है, ये जो दिख रहा बच्चों, ये पता है क्या है? ये एटम है बच्चों। ये क्या है बीच में? एटम। बेटा जो बीच में आपको दिख रहा है वो एक्चुअली न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं जो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक्चुअली जो मॉडर्न मॉडल है वो यही है, ठीक है ना, एटम का मॉडर्न मॉडल यही है। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी की। भाई एटॉमिसिटी क्या है? मैंने अभी अभी आपको शुरू में बताया था कि हीलियम जो होगा वो अकेले भी रह लेगा। ये सुनो, मतलब हीलियम अकेले अकेले हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो अकेला एग्जिस्ट करता है। तो हीलियम कितने लोग से जुड़ना पसंद करेगा? अकेले, एक से, खुद से। मतलब हीलियम किसी से नहीं जुड़ेगा। तो हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी हुई? 1। मगर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2, बिकॉज हाइड्रोजन 2 की फॉर्म में रहता है। तो कुल मिला के द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। समझ में आ गया ना? अब भैया कुछ हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लाइक हीलियम, आर्गन, कॉपर एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म। इवन देन गोल्ड भी बच्चों, गोल्ड भी अकेला रहना पसंद करता है। तो Au, उसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है? 1। कितनी है? 1। हेंस दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक। क्या है सबके सब ये? यस, ये मोनो एटॉमिक है, ठीक है। चलिए, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 एटम रखता है। ये देखो इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये हाइड्रोजन का एक पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे को मर्ज करके बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? बॉन्ड। समझ में आ गया? बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 एटम की फॉर्म में। हेंस द एटॉमिसिटी इज 2। हेंस इट इज नोन एज डाइएटॉमिक। क्या बोलते हैं इसको? डाइएटॉमिक। समझ गया? मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ओजोन की बात की जाए भाई साहब, यदि ओजोन जो होता है वो ट्राई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसकी फॉर्म में? ट्राई। मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हियर द एटॉमिसिटी इज 3, हेंस इट इज नोन एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम
बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए भाई, ऑक्सीजन की आप, ओजोन की आप स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पे ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन रहते हैं। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर, hence the atomicity is 8, it is known as the octa ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्ट एटॉमिक, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखिए हाइड्रोजन का जो सॉरी यहाँ पे सल्फर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। क्लियर हो गया बेटा। मैं बता दूं आपको, सल्फर का स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हम लोगों ने कुछ, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है फिर, हो गया 8, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 हुए अभी, है ना। तो यहाँ पे एक हमको स्ट्रक्चर और देना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए मुझे भूल गया, सॉरी बच्चों, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ इसको, है ना। तो ये यहाँ पे आपका, हाँ, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये क्राउन स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक क्राउन स्ट्रक्चर बनता है। अभी हम आपको बाद में दिखा देंगे गूगल से, है ना। जो सल्फर का स्ट्रक्चर बनता है वो क्राउन क्राउन स्ट्रक्चर होता है। इसमें 8 होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे कोशिश करने दो एक बार क्राउन बनाने की। हाँ, यदि मैं इस तरीके से करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ राइट, आ गया मुझे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 3 पीक लेने हैं, 1 2 3, है ना, ऐसे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5 6, और ये क्या बेटा, 7। क्लियर हो गया। एंड देन इसके बाद एक ये हो गया, सॉरी यहाँ लेना था, और फिर यहाँ लेना था, फिर यहाँ लेना था, और फिर यहाँ लेना था। देखिए तो ऊपर कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और सॉरी एक ही लेना था यहाँ पे हमको, और यहाँ पे एक 8, इस तरीके से। ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आ गया, नहीं आया। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर जो है, इसको क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है ना। भी आप लोग को आएगा हायर क्लासेस में, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गई एस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड S8 क्राउन रिंग। इसको S8 क्या बोलते हैं, क्राउन रिंग। हाँ, इसलिए क्राउन रिंग, ये आ गया नाम जो मैं बोल रहा था। इसको क्राउन रिंग बोला जाता है, इसको क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है। सो दिस इज ऑक्टा एटॉमिक, दिस इज कॉल्ड ऑक्टा एटॉमिक। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, याद रखना ये खुद से जुड़ते हैं, क्योंकि देखो ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है। क्लियर हो गया ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है खुद से, इसको खुद से लिंक करने की, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज। समझ गए। इस सेल्फ लिंकेज एबिलिटी को बोलते हैं बच्चों कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ये 10th क्लास में ये लाइन आएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, समझ गए ना। हाँ, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कैटेनेशन। सबसे ज्यादा बच्चों कैटेनेशन एबिलिटी किसमें होती है, कार्बन में, है ना। ये लोग 8 के साथ दोस्ती कर पा रहे हैं। आपको जब पढ़ाया जाएगा कार्बन, कार्बन बेटा 30 35 एलिमेंट और ज्यादा, है ना। इसलिए कार्बन के, हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, क्योंकि कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी है। समझ गए ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब बात करते हैं वैलेंसी की। व्हाट इज वैलेंसी, व्हाई डू सम एलिमेंट बी मोनोएटॉमिक। कुछ लोग मोनोएटॉमिक क्यों हैं, क्योंकि भाई लाइक हीलियम की बात कर लूं मैं, हीलियम, तो हीलियम के नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक नंबर हुआ करता है बच्चों, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और जो फर्स्ट शेल कंप्लीट होती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाती है। बोलो यस और नो। तो ना तो ये ले सकता है, ना किसी को दे सकता, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 0। इसलिए ये हीलियम अकेला ही एग्जिस्ट करेगा, हीलियम अकेला ही एग्जिस्ट करेगा। बट यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के पास बच्चों, सॉरी, हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन को चाहिए कि एक और इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए और 2 हो जाए। बताइए yes or no। तो हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, लिंक करता है। समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ लिंक करके बॉन्ड बना लेता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो हाइड्रोजन को एक अलग इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये क्या करेगा, इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्लियर हो गया। तो ये मोनो एटॉमिक था, मगर ये दोनों मिलकर के इस तरीके से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और फाइनली जो मेरा है वो तेरा है।
क्योंकि उसे भी इसकी इतनी जरूरत है जितनी उसे इसकी जरूरत है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड H2, दिस इज कॉल्ड H2, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया ना? तो ये डायटोमिक हो गया। तो पहला, व्हाई डू सम एलिमेंट और मोनोएटॉमिक, क्यों कुछ एलिमेंट मोनोएटॉमिक क्यों होते हैं भाई साहब? ये देखो हीलियम प्यारा सा, ये कैसा बच्चों? मोनोएटॉमिक है कि नहीं है? और इसके बाद नियॉन, नियॉन है ना, नियॉन बनाना था, Na बना दिया भाई साहब ने, तो नियॉन भी क्या है? मोनोएटॉमिक है। व्हाई डू सम एलिमेंट डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक, कुछ एलिमेंट डायटोमिक है, ये देखो हाइड्रोजन डायटोमिक होता है कि नहीं होता है? और कुछ ट्राइएटॉमिक है, जैसे आपने देखा ओजोन, ये देखो ट्राइएटॉमिक है कि नहीं है? वाई डू एलिमेंट हैव देयर डिफरेंट एटॉमिसिटी, भाई साहब कुछ दो में कुछ तीन में, ये क्या हो रहा है? सब में अलग अलग एटम्स क्यों हैं? सबकी एटॉमिसिटी अलग अलग क्यों है? इसका कारण है सबकी वैलेंसी अलग अलग होती है, सबकी वैलेंसी अलग अलग होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मुझे ये ऑक्सीजन लग रहा है, ये जो टेडी दिख रहा है आपको, मुझे क्या लग रहा है? ऑक्सीजन लग रहा है ना? ये ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन जो है अपने सिर पे दो हाइड्रोजन चिपकाए हुए है, दो हाइड्रोजन चिपकाए हुए, और बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। क्लियर हो गया? यस। तो अब किसी भी एलिमेंट की अलग अलग एटॉमिसिटी क्यों होती है? क्योंकि भाई साहब अलग अलग एटॉमिसिटी इसलिए होती है क्योंकि उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। एवरी एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट डिटरमाइंस द एटॉमिसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। हर एलिमेंट की अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से इसकी एटॉमिसिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है ना? व्हाट इज वैलेंसी? अरे वैलेंसी क्या है? द एलिमेंट रिएक्ट विद द अनदर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी के अनुसार रिएक्ट करता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम? इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। यस, ये ए है, ये बी है, ये दोनों कंबाइन हो गए और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना? वी कॉल इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी एलिमेंट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यस, यस। एन एलिमेंट टेंड टू कंप्लीट द डुप्लेट, डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इन द केस ऑफ हीलियम डुप्लीट, ये देखिए हीलियम का शेप है बच्चों, ये बीच में न्यूक्लियस है और दो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं। ऑल एलिमेंट डुप्लीट और ऑक्टेट। हाँ, अब डुप्लीट के बाद क्या आ गया? ऑक्टेट। क्योंकि भैया पहली शेल जब भर जाएगी तो आप आगे चलोगे। ये आपकी पहली शेल भर गई, ये देखिए न्यूक्लियस था, पहली शेल भर चुकी है। और अगर अब नई शेल खुलती है तो नई शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। यस और नो? मतलब क्या चाहेगा वो? 8 आ जाए। कितने चाहे? 8 आ जाए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब 8 के बाद जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम का आया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 में कितना आ गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब पूरी शेल को भरने के लिए कितने चाहिए? 7। तो 7 लेना सरल या एक देना सरल? एक देना। तो इसलिए लिथियम की वैलेंसी होगी देना यानी प्लस। ओके, तो वैलेंसी 1 ही काउंट होगी। वैलेंसी क्या होगी? 1 ही। प्लस से समझ में आता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब डोनर है। क्या है बेटा? ये डोनर है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसके बाद अगर देखा जाए लिथियम के बाद चौथे नंबर पे आएगा बेरिलियम, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे बताइए दो देना सरल या 6 लेना सरल? दो देना। तो ये भी क्या करेगा बेटा? दो दे देगा। समझ गए ना? तो बेरिलियम के बाद जो इसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। कितनी हो जाएगी? +2। आपने लिथियम की देखी +1। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे आएगा बेटा बोरॉन। क्या आएगा? बोरॉन। 2 3 5। तो बताइए 3 देना सरल या 5 लेना सरल? 3 देना। तो बोरॉन की वैलेंसी भी क्या क्या होगी? +3। क्या होगी बोरॉन की? +3। इसके बाद आएगा कार्बन। बताइए चार चार हो गए। अब क्या है 8 के लिए? 4 देना सरल या 4 लेना सरल? दोनों एक बराबर हैं। 4 देने में भी ताकत लगेगी और 4 लेने में भी ताकत लगेगी, क्योंकि लेना लूट है और देना यानी दान देना। बोलो है ना? तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, चाहे लेने की तरफ से देखो चाहे देने की तरफ से देखो। वैसे मैं बता दूं, कार्बन जन ना लेगा ना देगा, कार्बन क्या करेगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब साझा करेगा। जैसे अपने हाइड्रोजन का देखा था, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी होगी 4। समझ गए ना? ना +4 ना -4, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इसके बाद 5 पे आ जाइए। 5 पे, 5 पे मतलब कि टोटल हो गया 2 7। 5 और 2 7, तो बाहर हो गए 5 बेटे। ये है नाइट्रोजन। क्या है ये? नाइट्रोजन। अब बताइए 3 लेना सरल या 5 देना सरल? 3 लेना सरल। 3 लेना सरल। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? -3। अब नाइट्रोजन के बाद आ जाइए ऑक्सीजन पे। तो बताइए 2 लेना सरल या 6 देना सरल? 2 लेना सरल। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? -2। फिर आ जाइए
फ्लोरीन पे 9 नंबर पे, है ना। तो बताइए 7 देना सरल या 1 लेना सरल? 1 लेना सरल। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी? -1। फिर आ जाइए नियॉन पे। अरे भैया नियॉन पे तो 10 के 10 भर गए, क्योंकि बाहर हो गए 8 और अंदर हो गए 2। यस और नो? तो बाहर 8 हो गए कि नहीं हो गए? मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बताओ मुझे नियॉन की वैलेंसी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? ये है बच्चों वैलेंसी का फंडा। समझ में आ गया ना? यस। तो मतलब ये, और जैसे ही शेल पूरी होगी, या शेल तो खाली हो जाए या पूरी हो जाए, दो ही स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल, है ना। ऑल एलिमेंट्स टेंड टू कंप्लीट द डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट और ऑक्टेट। तो ये जो मैंने अभी करके बताया, इसको मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करके बताया। समझ गए ना? कभी लेके, कभी दे के, या कभी कुछ ना करके। जो कभी कुछ नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो वैलेंसी, मतलब स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। octet electrons in their outermost orbit, that is stable state when there is 8 electron in their outermost ऑर्बिट। समझ गए? तो यहीं से वैलेंसी का फंडा आया। ये देखो भाई साहब नियॉन, नियॉन के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। और बाहर कितने हैं? 8। बाहर कितने हैं? 8। तो बताओ ऑक्टेट इसका पूरा है कि नहीं है? बिल्कुल पूरा है ऑक्टेट, मतलब इसे किसी प्रकार की वैलेंसी की जरूरत नहीं है। तो हीलियम भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, He की फॉर्म में रहेगा। नियॉन भी Ne की फॉर्म में रहेगा। यदि इससे कोई बोला जाए इसकी वैलेंसी कितनी बेटा? 0। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। क्लियर की नॉट क्लियर? दिस दे डू बाय डोनेटिंग, बाय एक्सेप्टिंग और बाय शेयरिंग। मैंने तीनों बात बताई। डोनेट यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक्सेप्टिंग यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड शेयरिंग मतलब कि कार्बन। शेयरिंग मतलब कार्बन। अरे भाई 4 देना 4 लेना, चारों मुश्किल, दोनों मुश्किल था। तो कार्बन ने क्या कहा? हम हाथ मिलाएंगे, हम हाथ मिलाएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि भूल जाए भाई, तो इस तरीके से रिश्ता हुआ लड़के और लड़की के बीच में, बॉय और गर्ल के बीच में रिश्ता हुआ। समझ गए? बॉय ज्यादा अच्छा था तो लड़की वालों ने दहेज दिया। समझ में आया? गर्ल ज्यादा अच्छी थी तो लड़के वालों ने दहेज दिया। दोनों पावरफुल थे तो दोनों ने कहा कि भाई हम दहेज ना लेंगे ना देंगे, दोनों हाथ मिलाओ एंड हैप्पी मैरिज। समझ में आया युवराज? ठीक है ना? इस तरीके से दोनों का रिलेशन बन गया। दिस दे डू बाय डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग और शेयरिंग। डोनेटिंग समझ में आया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक्सेप्टिंग समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड शेयरिंग मतलब कि कार्बन, कार्बन वाली शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों ने शेयरिंग कर ली। लाइक हाइड्रोजन देखा तो यार कितने बार पूछोगे यार? अभी देखा तो था हाइड्रोजन, जो तेरा है वो मेरा है। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। जैसे आप स्कूल में टिफिन खाते हो शेयर करके, तो जब शेयर कर देते हो तो सबका हो जाता है कि नहीं हो जाता जिसके साथ शेयर करते हो? हाँ या ना? हाँ। सो इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ। इन डूइंग सो दे फॉर्म द केमिकल बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इस तरीके से कंपाउंड बनता है। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ सोडियम। आ जाओ भाई, सोडियम की वैलेंसी हमने आपको बता दी। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखिए, केमिस्ट्री टेबल में देखिए। हाँ Na है ना लेफ्ट मोस्ट में? यस Na। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कितना है? 11। चलो फिल करना शुरू करो। सबसे पहले शेल में कितने? 2। फिर कितना? 8। तो 2 हो गया, 8 हो गया, लास्ट में कितना बना? 1। अब बताइए एक देना सरल या 7 लेना सरल? एक देना सरल, एक देना। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? +1। समझ में आया? और सोडियम एक दे करके अपना आयन बनाएगा Na+1। क्या बनाएगा? Na+1। समझ में आ गया? तो ये देखिए सोडियम की ये हालत रहती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं तो दिखाई दे आपको। हाँ ये देखिए सोडियम की ये हालत है भाई साहब। बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये बाहर वाला जो है, फाइंड आउट वेदर सोडियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। फिलहाल बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है? फिलहाल अनस्टेबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बेवजह इतनी बड़ी कॉलोनी छेक के बैठा हुआ है। बोलो है ना? समझ गए ना? और ये पेरेंट है इसकी। ये क्या है? पेरेंट है। इसका इस पर नियंत्रण कम है, इसका इस पर नियंत्रण कम है, क्योंकि सबसे बाहर वाली बाउंड्री पे बैठा हुआ है। तो ये क्या होगा बेटा? इसको बोलेंगे हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अनस्टेबल है ये, है। तो क्या करेगा बेटा? ये अनस्टेबल है भी, है ना। तो अब क्या करेगा? टू बिकम स्टेबल सोडियम can give 1 electron or take 7 electron, but you tell me which is achievable, to giving 1 electron or to get 7 electron? Yes, and achieve the inert gas electronic configuration. तो क्या करेगा? It is easy to give 1 electron, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे टोटल? बाहर 10। कितने बनेंगे? 10 भाई, 2 और 8। और 2 और 8 किसका स्ट्रक्चर होता है? नियॉन का। तो ये नियॉन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा और मजे में हो जाएगा। फॉर सोडियम द नियरेस्ट इनर्ट गैस इज नियॉन, सो वैलेंसी ऑफ द सोडियम इक्वल टू 1। अब बेटा याद रखिएगा, वैलेंसी में कभी प्लस और माइनस शो नहीं होता है। जो प्लस और माइनस नेचर शो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है वो?
ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस की माइनस, समझ में आ गया। बट आपको मन में जरूर रखना है, एक्चुअली +1 मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए क्लोरीन की बात करते हैं। ओहो बड़ा मस्त है भाई क्लोरीन, देखो 17 नंबर है। कितने हैं? 17। पहले में कितने? 2, फिर कितने? 8, और फिर बाहर कितने? 7, क्योंकि 2 और 8 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। समझ में आ गया? अब बताइए 17 है, आउटर मोस्ट में कितने चाहिए? एक। सरल क्या है? 7 लुटाना या एक ले लेना किसी से? हाँ तो लूट लेंगे भाई ये सब, है ना? तो लूट लेंगे। सो द क्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना? सिंस द क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सो द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज 1। समझ में आ गया? हाँ माइनस, मैंने बार बार बताया ना, वैलेंसी हमेशा बेटा 1 में या -1 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती माइनस में। समझ गया ना? वैलेंसी 1 ही काउंट होगी। ये आपको पता है माइनस मतलब लेना, बट एग्जाम में आप 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1। समझ में आ गया? हाँ। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन एटम की वैलेंसी, और आप ये इसको चार्ट जरूर बना दें। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन मेटल एलिमेंट। आइए देखते हैं। क्या बोल गया भाई बीच में? ये लेट कर ले। मेटल आर, मैंने बता ही दिया, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सारे के सारे मेटल देते हैं इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे मेटल देते हैं इलेक्ट्रॉन। मेटल टेंड टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी सबकी वैलेंसी प्लस में होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये देखिए एलिमेंट सिंबल वैलेंसी। लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, कॉपर की 2 होती है बेटा। कॉपर की एक 1 होती है, एक 2 होती है। क्लियर हो गया? एक जो अगर 1 देगा तो क्यूप्रस, 2 देगा तो क्यूप्रिक। मतलब कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन लुटाएगा तो क्यूप्रस, और 2 इलेक्ट्रॉन लुटाएगा तो क्यूप्रिक। समझ गए? Hg मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। क्लियर? फिर मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, जिंक की 2, आयरन की 2 एंड 3। आयरन की अगर 2 है, फेरस एंड फेरिक। एल्यूमिनियम की 3। समझ गए? ये चार्ट बना लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये तो हो गई। अब बात करते हैं मेटल की वैलेंसी। आपने देख ली बच्चों, है? मेटल की वैलेंसी हमने सारी देख ली। अब इसके बाद आते हैं नॉन मेटल की वैलेंसी। ये मेटल की वैलेंसी का चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नॉन मेटल की वैलेंसीज पर। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल एलिमेंट। नॉन मेटल, ऑल यू नो, नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स आर एक्सेप्ट, टेंड एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो होता है बेटा शेयर करता है। कार्बन क्या आता है? शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन भी नॉन मेटल है। आइए देखते हैं कुछ एलिमेंट, इनकी वैलेंसी। हाँ लिखते जाइए बच्चों आप लोग। सल्फर की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन नॉन मेटल। बेटा जितनी गैसेस सबकी सब नॉन मेटल है। फ्लोरीन इज अ गैस, नॉन मेटल, वैलेंसी 1। क्लोरीन इज अ गैस, नॉन मेटल, वैलेंसी 1। ब्रोमीन इज अ गैस, नॉन मेटल, वैलेंसी 1। आयोडीन इज अ गैस, नॉन मेटल, वैलेंसी 1। बेटा देखो ये जो है ना एलिमेंट चार के चारों, है ना? ये जो चार के चारों एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेटा सब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं ये। एंड यू नो, ये सबके साथ रेडियली बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सबके साथ हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो। इनके नाम के पीछे देखिए इन लगा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन इनके ग्रुप को बोलते हैं बेटा हेलो फैमिली। क्या बोलते हैं? हेलो फैमिली। एंड दीज आर कॉल्ड हेलोजन्स। क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। यस, हेलोजन्स। ठीक है ना? क्योंकि ये सबके साथ हेलो बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड हेलोजन्स। इनकी ग्रुप है, इनका ग्रुप जो कहलाता है हेलोजन कहलाता है ना? तो जब भी मैं आपको हेलोजन बोलूं तो आप समझ जाओ कि आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्चुअली एक एस्टाटीन भी होता है 80, बट उसकी बात हम नहीं करते हैं। देखिए आप देखिए क्वेश्चन ग्रुप नंबर 17 में, पीरियड टेबल में देखिए ग्रुप नंबर 17। 17 भाई, राइट साइड में आओ एकदम। हाँ, यस यस यस, मोरियन। हाँ देखिए ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एफ फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, नीचे ब्रोमीन, आयोडीन, एंड नीचे 80 यानी एस्टेटीन। नीचे 80 यानी एस्टेटीन। एस्टेटीन की बात इसलिए नहीं करी बिकॉज ये होता है रेडियो एक्टिव होता है ना, इसलिए उस पर ज्यादा हम जोर नहीं देते। देन बात करो बच्चों सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये भी क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इनकी वैलेंसी आपने देख ली। सल्फर की 2, नाइट्रोजन की 3, फास्फोरस की 3 और कार्बन की 4। बच्चों एटलीस्ट इतनी वैलेंसी आपको याद रखना ही है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे ना तो आपसे एल कंपाउंड बनाते नहीं बनेगा। तो ये वैलेंसी आपको पॉजिटिव की और निगेटिव की इतनी याद रखनी है, ठीक है ना? तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा अभी। अब बात करते हैं आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयन। अब बच्चों देखा आपने सोडियम, सोडियम की मैं बात करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सोडियम थोड़ी देर पहले तुमने देखा था, बैक साइड जाना पड़ेगा मुझे, ये मैं गया। हाँ, यहाँ पे क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगी, बोलो यस और नो? तो क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आएगा?
तो लेने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बेटा जो बनेगा ना दैट इज Cl माइनस, Cl माइनस। सो ये कह रहा है क्लोरीन का आयन, क्या कहलाएगा, क्लोरीन का आयन। सिमिलरली यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन को लुटाने के बाद, लुटाने के बाद बोलो यस और नो। तो लुटाने के बाद होगा क्या बेटा, लुटाने के बाद यहाँ पे प्रोटॉन तो रहेंगे बेटा कितने, 11, बोलो यस और नो। बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, मतलब 11 पॉजिटिव के और 10 नेगेटिव के। तो एक पॉजिटिव बचा कि नहीं बचा, तो हम लोग उस पॉजिटिव को सोडियम के ऊपर चढ़ा देते हैं, और ये अनस्टेबल स्पीसीज जो होती है इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं हम, आयन। तो दिस इज कॉल्ड आयन। तो आयन क्या होते हैं, जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एटम का नेट चार्ज कितना होता है, 0। मगर आयन का नेट चार्ज 0 नहीं होता है, क्योंकि आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल कभी नहीं होते। बोलो आ गया समझ में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आयंस। क्या पढ़ने वाले हैं, आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, नॉर्मली मैं बताऊं व्हाट इज एन आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड केटायन, दैट इज कॉल्ड केटायन। और जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड एनायन, दैट इज कॉल्ड एनायन। कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। जो कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, कौन सा कंपाउंड ले बच्चों, बात कर लो, NaCl। NaCl कैसे बना बेटा, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, और Cl के ऊपर क्या होता है, -1। तो ये जो दोनों स्पीसीज हैं, जैसे हम कहते हैं ना चीज, क्या बोलते हैं, मैं कहूंगा एक चीज ये है, एक चीज ये, व्हाट दिस चीज, अरे भैया चीज नहीं है ये, इनको स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीस। केमिस्ट्री में इनका नाम दे दिया गया है स्पीसीज, है ना। हाँ, तो दिस दिस species is positive charge, having positive charge, and this species is having negative charge. So what these species called, these charge species are known and ion, are known and ion। समझ में आ गया कि नहीं है, हाँ। सो कंपाउंड फॉर्म बाई मेटल एंड नॉन मेटल, जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलते बनते हैं उनमें वो क्या करते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, वो अपने अंदर चार्ज स्पीसीज को कंटेन करते हैं। जैसे NaCl कैसे बना, Na+ से और Cl- से, दोनों मिल गए और दोनों मिल करके माइनस और प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए और दोनों ने हाथ मिला लिया, बन गया NaCl। क्लियर हो गया। तो ये चार्ज स्पीसीज क्या थी, दीज आर कॉल्ड आयंस। इनको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन and the positively charged ion is called cation. Like sodium ion is written as Na+ and chlorine ion is Cl-। याद रखना एटम न्यूट्रल होता है मगर आयंस न्यूट्रल नहीं होते। आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वैलेंसी कुछ सम एलिमेंट की, आइए देखते हैं। यस, वैलेंसी तो देख ली भाई, अभी मैंने ये वैलेंसी आपको निकलवाई थी। बताइए हीलियम की कितनी थी, 0, फ्लोरीन की 1, सॉरी हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की 1। बट याद रखना फ्लोरीन निगेटिवली वैलेंसी दिया था, समझ गया ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव थी। क्लियर हो गया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन की कितनी, 2। क्लियर हो गया। अच्छा मैं -2 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्लियर हो जाता सब कुछ, है ना, इसलिए आप माइनस बोलना चाहो तो गलत नहीं है, बट क्वेश्चन में आए तो 2 लिख के आना, -2 लिख के मत आना। समझ में आ गया ना। हाँ, नाइट्रोजन की क्या पढ़ाई थी, 3, है ना, और वैसे टोटली -3, और कार्बन की 4। क्लियर हो गया बच्चों। व्हाट इज एन आयन, कंपाउंड फॉर्म, ये तो बात कर लिया आयन की। कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, दीस चार्ज स्पीसीज आर नोन एन आयन। ये बल गया भैया, केटायन एनायन दोनों बात कर दिया। सम केटायन सिंपली सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन, सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ हम देखते हैं। नेट चार्ज 1, ये देखिए हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H+। क्या होता है, H+। तो हाइड्रोजन का एक केटायन है, क्या है हाइड्रोजन का, केटायन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+, अमोनियम का NH4+। ठीक है। अब एनायन देखो बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या मैंने बताई थी, 1। अब हाइड्रोजन के पास दोनों केसेस हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो या तो 2 बना ले, तो अगर 2 बनाएगा तो किसी से लूट के भी बना सकता है, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, या एक दे दे। भाई दोनों दोनों सीन तो है, या तो जो है वही लुटा दो या किसी से लूट लो, बोलो यस और नो। अगर लुटा देगा तो क्या बनेगा, H+। क्या बनेगा, H+। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। समझ में आया। और अगर किसी का लूट लेगा तो क्या बनेगा, H-। क्लियर। तो ये कहलाएगा हाइड्राइड। क्या कहलाएगा, हाइड्राइड। अब देखिए अगर हाइड्रोजन H- बनाता है सो दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड।
क्या कहलाएगा? हाइड्राइड। क्लोरीन का आयन क्लोराइड, क्या होगा? क्लोरीन का आयन, ब्रोमाइन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस और NO3 माइनस। ये सब ने देखी, सब में वैलेंसी कितनी थी? -1, सॉरी 1। क्या थी? 1, चाहे वो प्लस वाले हो या माइनस वाले हो। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये आपके, ये बन गए आपके 1 यूनिट चार्ज वाले आयंस, ठीक है ना। अब 2 यूनिट चार्ज वाले आयंस देखिए जो आपको परेशान करते हैं। मैग्नीशियम Mg+2, Mg+2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2। कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, कॉपर Cu+2 एंड आयरन Fe+2। देन नेगेटिव में ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2। ये बहुत बड़ा आयन है। अच्छा, ये आयन देखो, इनके अंदर कितने एटम हैं? कई सारे एटम हैं। इनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक। देखिए जैसे इसके अंदर सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये कैसे हैं? पॉली एटॉमिक। क्या है? पॉली एटॉमिक। और जिनमें एक ही एटम है उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 3 यूनिट वाले देख लो। एल्यूमिनियम +3, आयरन +3। आयरन की कौन सी बेटा पार्ट है? फेरिक है। ऊपर वाला जो है बेटा फेरस है। क्या है ये? फेरस लिख सकते हो आप, फेरस। और नीचे वाला क्या है? फेरिक। जब भी आयरन +3 वैलेंसी पे जाए मतलब क्या है? फेरिक है। ऐसे कॉपर वाला ऊपर क्यूप्रस है, और अगर +3 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्यूप्रस है। +1 में क्या है? क्यूप्रस, क्यूप्रस। और +2 में जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? क्यूप्रिक। नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है क्या? तो क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। अगला देखिए, नाइट्राइड N-3 एंड फॉस्फेट PO4-3। बच्चों ये आपको आना चाहिए, ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए बच्चों। अगर आपको ये टेबल नहीं रटी है ना तो आप बहुत सफर करोगे। मैंने भी रटी थी, आपको भी रटना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। क्या है ये? बेस है। अभी आपको कोई भी कंपाउंड बनाने को दे दिया जाएगा, जैसे मैंने बता दिया कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड तो बहुत ही सिंपल है। कॉपर की वैलेंसी कितनी? +1। आयोडीन की वैलेंसी कितनी? -1। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। आंसर कंपाउंड बन गया CuI। क्या बन गया? CuI। बट यदि आप कैल्शियम आयोडाइड बनाएंगे तो देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? +2 या 2। और आयोडीन की कितनी? -1। बोलो यस और नो। तो 2 यहाँ आ जाएगा क्रिस क्रॉस, और एक यहाँ आ जाएगा, तो CaI2, CaI2 बना। सो दिस इज कैल्शियम आयोडाइड। क्या बन गया? कैल्शियम आयोडाइड। तो बच्चों कंपाउंड बनाने के लिए क्रिस क्रॉस रूल लगेगा अगर वैलेंसी अलग अलग है, और सेम है तो कैंसिल कर दो। सेम है तो कैंसिल कर दो। लाइक पोटेशियम की +1 है और हाइड्रोक्साइड की -1 है, तो देखो के की +1, के की कितनी? +1, और OH की कितनी? -1। अब 1 1 को क्या लिखा जाए? सीधे कंपाउंड क्या बन गया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? वैलेंसी का ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है? वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। हाँ बता दिया मैंने कि इसकी वैलेंसी, जैसे ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 2। कितनी है? 2। बट चार्ज कितना है? -2। चार्ज कितना है? -2। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैलेंसी में आप प्लस माइनस नहीं लगाइएगा। ये नॉलेज आपके अंदर की है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, मतलब कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये आप जानते हैं। बट आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है। क्लियर? वैलेंसी में हाँ, वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड आयन, भाई इसको हटा दूं मैं। यस, ये देखिए, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन O-2 is 2। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर? अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक मास। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक? एटॉमिक मास, ठीक है ना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है ये देखिए। एटॉमिक मास के बारे में बताया था भाई साहब, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास, है ना। अब जैसे सिंपल, पहले मेरी थ्योरी आप सुन लो एटॉमिक मास की, फिर मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगा। जैसे मान लो बेटा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। क्लियर? तो हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम में, यहां पर बताइए एक एटम है हाइड्रोजन का कि नहीं है? ये एक इलेक्ट्रॉन का एटम होता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU, 1 AMU। क्लियर कि नॉट क्लियर?
ये एटॉमिक मास हो गया हाइड्रोजन का। अब यदि मैं बात करूं, अब हाइड्रोजन का हो गया 1 AMU, क्लियर। अगर मैं बात करूं 2He4, ठीक है ना, 2He4, समझिएगा बच्चों इसमें हो क्या रहा है। अब यदि हाइड्रोजन को आप मोटे तौर पे देखें तो हाइड्रोजन के अंदर होता क्या है बेटा, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, और अंदर एक पॉजिटिव चार्ज, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज। बेटा जो टोटली मास होता है ना, वो अंदर के इसी का होता है, इन्हीं पार्टिकल का, न्यूक्लियॉन का। किसका होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। तो इसके अंदर केवल एक प्रोटॉन है, बोलो यस और नो। एक प्रोटॉन का जो मास हो गया दैट इज नियरली 1 AMU, बोलो हाँ है ना। अब आप थोड़ा सा हीलियम में आ जाओ बच्चों, किस में आ जाओ, हीलियम में। हीलियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो न्यूक्लियस, और ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। बट इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। मगर हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियॉन हैं, कितने हैं, 4 न्यूक्लियॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उतने प्रोटॉन होते हैं, मतलब 2 माइनस के चलते 2 प्लस, और 2 न्यूट्रल पार्टिकल। दो कौन से पार्टिकल, न्यूट्रल, इनको न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। तो ये 4 में बनाने के लिए, अब यदि एक पार्टिकल का मास 1 AMU था, तो 4 का मास कितने, 4 MU होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। तो ये देखिए इसका मास कितना चढ़ा हुआ है, 4। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब यदि मैं सीधी सीधी बात बोलूं आपसे कि अगर कार्बन का नंबर है 6C12 जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, यस और नो, और हाइड्रोजन का होता है 1H1, तो आप देखिए कार्बन सीधी सीधी बात में हाइड्रोजन का 12 गुना भारी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका मास 1 है, इसका मास कितना है, 12 है, यस और नो। तो एटॉमिक मास एक्चुअली ये बताता है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कोई कितने बार है, कोई कितने बार है, हाइड्रोजन का कितना गुना भारी है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ क्लियर हो गया ना। मगर इसकी थ्योरी जो है इन्होंने दूसरे तरीके से दी, ये थोड़ी सी कठिन थ्योरी है, इसलिए पहले मेरे को ये बताने की जरूरत पड़ी। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी proposed बाय दैट ऑफ atomic mass, according to him each element has characteristic atomic mass. Since atoms are extremely light and small, scientists find it difficult to measure their individual mass. Hence, the mass of the atom compared with the atomic mass of some another element. Yes, मैंने वही कहा कि सारे एटम का मास एक अनादर एटम के मास के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया गया, बोलो यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास मैंने कितना बताया, 1 AMU, यस और नो। अब अगर कोई हाइड्रोजन के एटम के मास का 2 गुना होगा, अगर कोई एलिमेंट है मान लो जेड, अगर उसका मास हाइड्रोजन के एलिमेंट के मास का कितना होगा, जस्ट 2 गुना, तो हाइड्रोजन का मास AMU हुआ, तो इसका मास क्या 2 AMU कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब यही है कि स्टैंडर्ड मास लिखने के लिए हमने कोई एक एलिमेंट पकड़ा और उसके मास के रिस्पेक्ट में हमने बाकी सबके मास को दे दिया, यस और नो। अब भैया वो एलिमेंट कौन सा था, वो एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं था, वो एलिमेंट पकड़ा इन लोगों ने कार्बन। क्या पकड़ा, समझ गए। और कार्बन, कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। देखिए 6 पे आइए, है ना, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 पे आइए, आगे कि नहीं आगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपको आना पड़ेगा गूगल पे। ये देखिए बच्चों, ये हम पीरियड टेबल पे आ चुके हैं और हम चलते हैं कार्बन पे। ये देखिए ये बैठा है कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर, 6 है। कार्बन का जो मास दिया है 12, कितना दिया है, 12, मतलब कार्बन के अंदर 12 AMU मास है। कार्बन का कितना मास है, 12 AMU, ठीक है ना। और हम 12 AMU से जाना चाह रहे हैं 1 AMU की तरफ। कितने की तरफ जा रहे हैं, हाँ चलिए देखते हैं। तो 12 AMU से हम 1 AMU जा रहे हैं। तो 12 जो अपने पास में 12 AMU की सहायता से हमें क्या बताना है, 1 AMU। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ क्या 12 AMU लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, 1/12 ऑफ 12 AMU लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो यानी कि मैं इसे 1/12 ऑफ, और 12 AMU क्या होता है, मास ऑफ
वन कार्बन एटम, बताइए हाँ या ना। कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितने एएमयू है, ये देखिए 12 एएमयू, ये सुनो, एक कार्बन एटम का मास कितने एएमयू है, ये 12.001 है ना बेटा। तो एक कार्बन एटम का मास जो हो गया 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट को हम अगर 12 भाग में डिवाइड कर देंगे, 12 एएमयू के यदि हम 12 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या 1/12 ऑफ 12, 1/12 ऑफ 12 कितना आएगा, 1 एएमयू आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, मतलब 1 एएमयू हुआ क्या बच्चों, 1 एएमयू हुआ मास ऑफ वन कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, मास ऑफ वन कार्बन एटम का 12वां हिस्सा। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस, तो यहां से डेफिनेशन बनती है बच्चों किसकी, यहां से डेफिनेशन बनती है 1 AMU की। यस, इन 1961 it was universally accepted that the mass of carbon 12 atom would be used as standard reference for measuring atomic mass of other element। कार्बन को रेफरेंस बनाया गया, क्या बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया। अर्लियर साइंटिस्ट यूज हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, जैसा मैंने भी बताया था आपको कि शुरुआत में सब लोग क्या यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट था। मगर कार्बन वाइडली यूज था, बहुत ज्यादा यूज था, इसलिए हाइड्रोजन, सिंस हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स, और हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं थे, मगर कार्बन के पास न्यूट्रॉन थे, इसलिए कार्बन की कैलकुलेशन ज्यादा एग्जैक्ट थी, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट एटम टेकन एज द स्टैंडर्ड पार्टिकल फॉर कंपेयरिंग मासेस ऑफ अदर, वही मैंने बताया कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हीलियम 4 गुना भारी है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का सिंबल आप देखें तो 1H1, 1H1 मतलब इसका मास 1 AMU, और यदि इसका देखें तो 2He4, 2He4 इसका मास हो गया कितना 4 AMU, मतलब इसकी गुना में ये 4 गुना भारी है, राइट। नाइट्रोजन का होता है बेटा कितना 7C14, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना भारी है 14 टाइम्स। क्लियर की नॉट क्लियर। सो यही लिखा है कि हाइड्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट एटम टेकन एज द स्टैंडर्ड पार्टिकल फॉर कंपेयरिंग मास ऑफ द अदर एटम, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये देख लो भैया, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन एटम के क्या है, इक्वल है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU और एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 AMU। क्लियर हो गया, मतलब 14 हाइड्रोजन मिला करके आप एक नाइट्रोजन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं मास के मास में। देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14, रिलेटिव कितना हुआ वो 14, 14 गुना भारी हुआ ना कि नहीं हुआ। यस, तो दिस कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास जो मैंने आपको कहा, जो मेन डेफिनेशन, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द ऑल द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, है ना। कार्बन, कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, कार्बन का 12 वाला, कार्बन का मास कितना होता है 12, माइनस नहीं, कार्बन 12 है वो। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका मतलब क्या समझो भाई, आप मुझे ये बताइए, मतलब डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप एलिमेंट कंपेयर्ड टू मतलब किसी का भी एटॉमिक मास आप देख रहे हो तो विथ कंपेयर टू 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ वन कार्बन 12 एटम। भाई किससे कंपेयर कर रहे हो, भाई नीचे जो 1/12 ऑफ वन कार्बन 12 एटम है, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। समझ गए। अब आपका मास अगर 14 AMU है और आप इसको 1 AMU से कंपेयर करोगे तो AMU से AMU कैंसिल, आपका एटॉमिक मास नंबर कितना आएगा 14 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वही हाइड्रोजन की बात ना कह करके उन्होंने हाइड्रोजन के 1 AMU को उन्होंने 1/12 पार्ट ऑफ वन कार्बन एटम कह दिया। बात तो वही आएगी ना, है तो वो भी 1 AMU। यस, इमेजिन कार्बन लाइक अ वाटरमेलन, कार्बन इज लाइक अ वाटरमेलन, ये देखो कार्बन लाइक ए वाटरमेलन और इसके 12 पार्ट बन रहे हैं, कितने पार्ट बन रहे हैं, हाँ, और कार्बन का टोटल मास कितना होता है 12 AMU, बोलो यस और नो। कार्बन का टोटल मास कितना होता है 12 AMU। तो अब जब 12 पार्ट बनेंगे तो हर एक पीस कितने AMU का होगा, एक AMU। क्लियर की नॉट क्लियर। एंड इस 1 AMU को 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सो ये देख लो भैया 1 AMU। क्लियर की नॉट क्लियर। नाउ यूज दिस पीस टू वे अनदर एटम, नाउ यूज दिस पीस टू वे अनदर एटम, ठीक है ना। अब आप इस पीस का यूज करके 1 AMU का यूज करके आप अनदर एटम को यूज कर मेजर कर सकते हो, ठीक है। या हाँ, atomic mass has of an element is a ratio and has no unit, atomic mass element is a ratio, इसकी कोई यूनिट
नहीं होती है, हैज नो यूनिट एंड एक्सप्रेस इन एएमयू अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी नोटेशंस रिकमेंडेशन द वर्ड एएमयू बी इज रिप्लेस्ड बाय यू विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। लो भैया, एएमयू को रिप्लेस करके यू कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो अभी तक हम कार्बन को जो मास बोलते थे, कार्बन के वन एटम का मास 12 एएमयू बोलते थे, अब उसको हम क्या बोलेंगे, 12 यू। क्या बोलेंगे, 12 यू। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम बच्चों? हाउ मेनी वे ऑफ एन हीलियम, हाउ मेनी वे हीलियम एटम, लो भाई ये तो हम बता चुके 4 एमयू। हीलियम एटम का मास कितना है, हीलियम एटम का मास कितना है भाई, 4 एमयू। देख लो भाई, हीलियम एटम, तो हीलियम एटम का मास देखिए 2He4, 2He4, बोलो यस और नो। तो 2He4 मतलब कितने एमयू, 4 एमयू या 4 यूनिट। अब 1/12 का एक होता है, पीस होता है, तो पहला पीस 1 एएमयू, दूसरा पीस 2 एएमयू, तीसरा पीस 3 एएमयू, चौथा पीस 4 एएमयू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हीलियम के ऐसे 4 यूनिट मास लग जाएंगे, समझ गए ना? Yes, the mass of helium atom is 4 times of 1/12th mass of carbon atom. So the atomic mass of helium equal to how much? 4u. Clear हो गया? एटॉमिक मास ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट लो भाई साहब, ये आपकी पीरियोडिक टेबल में सारे बने हुए हैं, बट एक बार रीड कर देते हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट, एल्यूमिनियम का 27 यूनिट, फास्फोरस का 31 यूनिट। क्लियर है? सल्फर का 32 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट, कैल्शियम का 40 यूनिट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब भैया केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई दिया बातों बातों में। लेट्स स्टडी हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन व्हाइल राइट अ केमिकल फॉर्मूला यूजिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों बहुत ही सिंपल मैंने बताया, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, +2, क्लोरीन की कितनी, -1, है ना, क्रिस क्रॉस लगाइए, यहाँ पे लाइए, Mg का हो जाएगा 1 और Cl2, समझ गए? 1 को लिखा नहीं जाता, सो इट विल बी MgCl2। क्लियर हो गया? ये देखिए रूल वही है, क्लोरीन की 1, मैग्नीशियम की 2, इधर का उधर ले आइए, दैट इज इक्वल टू MgCl2, है ना? राइट द वैलेंसी ऑफ द above एटम above its symbol, interchange the valency, this is called criss cross। ठीक है ना? एंड Mg1Cl2, 1 को इग्नोर कर दो और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। यस और नो? इफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट हैज मोर देन वन एटम इंक्लोज इट विद द ब्रैकेट्स। हाँ, अगर कोई आयन होगा आपका मोनो बाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक पॉलीनॉमियल बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दोगे। क्या कर दोगे? ब्रैकेट के अंदर। क्या बोल गए भाई साहब, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर का सीन क्या है। जैसे Na है +1 और OH, ये देखो ब्रैकेट के अंदर पॉलीएटॉमिक आयन है कितना, वो -1, तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बन गया, NaOH, NaOH, यस, लाइक दिस। फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो, कैल्शियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की कितनी, ये भी -2 होती दोनों। अब दो दो को लिखने की जरूरत नहीं है ना, वैसे तो Ca2O2, मगर दो दो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैं तो यहीं कैंसिल कर देता हूँ। क्लियर हो गया ना? तो क्या बन जाएगा, CaO। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम की होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की कितनी, 1। क्लियर की नॉट क्लियर? तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अब OH होल ट्वाइस इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 2H पे दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा कि 2 हाइड्रोजन, मगर अपने पास में हाइड्रोक्सिल आयन है, वो ग्रुप है। क्लियर? So here the bracket around OH with a subscript 2 indicates that there are two hydroxyl groups joined to one calcium atom. In other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in one calcium hydroxide. Clear? चलिए अब मॉलिक्यूलर मास पर न्यूमेरिकल, बच्चों इसको कल करते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है। कल हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास पर न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद मैं आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा जो कि बहुत सरल है। देन इसके बाद क्या आएगा, मूल कंसेप्ट थ्योरी। हाँ, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मूल कंसेप्ट, बट सिलेबस से हट चुका है। एंड देन मोलर मास के न्यूमेरिकल आ जाएंगे हमारे पास में। थोड़ी सी स्टैंडर्ड चीजें कल हमको देखने को मिलेंगी, मस्त मस्त एकदम, ठीक ना? क्लियर हो गया? ये मूल कंसेप्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाली मैथ्स है, मतलब ये आपके सिलेबस से हट चुका है, बट केवल हमको कल क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या अभी पढ़ा दिया जाए या कल पढ़ा जाए? अभी पढ़ा दिया जाए? चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, काफी सरल है मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए, यस, देखिए मॉलिक्यूलर मास, आपको यदि मैं मॉलिक्यूलर मास सिंपली बोलूं, आपको मॉलिक्यूल बनाना है लाइक NaCl, लाइक NaCl। भाई ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो इन एटम के मास को जोड़ करके आपको बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम का एटम का मास कितना होता है, 23। क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5।
35.5, तो 35.5 प्लस 23 58.5। बेटा सिंपली ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, मतलब किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। यस, ये देखिए, द मॉलिक्यूलर मास इज अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, इट देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड मास यू। मतलब इसमें भी आपको यू लगा देना है, क्योंकि है तो सारे एटम का मास। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखो भाई साहब, H2O आ गए, है ना। अब यदि इन्हीं पर मैं गुड्डों की बात कर लूं, अरे भाई रुक जाओ यार, रुकते क्यों नहीं हो तुम लोग। ये देखो, ये देखो, ओके, तो ये दो हाइड्रोजन थे, 1 यूनिट, और ये भी कितने यूनिट, 1 यूनिट, और बीच में ऑक्सीजन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 18 यूनिट। कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास लाइक HNO3, तो सबसे पहले कितने एटम हाइड्रोजन के, 1, तो 1 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। देन इसके बाद कौन है बेटा, नाइट्रोजन। कितने हैं नाइट्रोजन, 1। एंड देन इसके बाद 3 ऑक्सीजन है बेटा, देख लो है कि नहीं है। सो 3 टाइम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। देन ऑक्सीजन का, सॉरी, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 यूनिट। एंड देन ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट। तो 1 + 14 + 48 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 63 यूनिट, ये कहलाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 63 यूनिट। समझ गए बेटा। मॉलिक्यूलर मास का एक नाम और है, बाद में पढ़ोगे, जिसको आप लोग बोलोगे मोलर मास। क्या पढ़ोगे, मोलर मास। क्लियर। So molecular mass equal to sum of all the atomic masses H2O that is equal to mass of number of hydrogen। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 है। कितने हैं, 2 है ना। 18 निकलेगा, बताया था ना अभी। तो 2 हाइड्रोजन का मास, दो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन 2 है, इनटू मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। देन इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने भी हैं, 2 होते 2, 3 होते 3, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए ना। अब इतना देखने में दिक्कत हो रही है, बट यदि वैसे देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट, बोलो हाँ, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1, मल्टीप्लाई बाई कितने यूनिट, 16। तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए इस तरीके से। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने, देखिए भाई यहाँ पे 2 है, मास कितना है, 1 यूनिट। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 है, मास कितना है, 16, दैट इज इक्वल टू 18 यूनिट। क्लियर हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। चलिए, तो H2SO4 का मैं फटाक से निकाल देता हूँ। 2 हाइड्रोजन इनटू कितने यूनिट, 1 यूनिट। फिर एक सल्फर है, सल्फर का कितना होता है, 32 यूनिट। अब 4 ऑक्सीजन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16, तो मतलब 2 × 1 2 हो गया। फर्स्ट हो गया 2, फिर 32, और प्लस कितना, 32 + 64, है ना। तो आंसर कितना हो गया, 98। ये देख लीजिए। क्लियर है कि नहीं है, बन जाएगा। सो दैट्स इट बच्चों, यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे आगे की चीजें, मोल कंसेप्ट थ्योरी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। डन।